Next question number 6 of exercise 1.3 statement of question is the sum of the ages of the father and the son is 72 years. 6 years ago, father age was 2 times the age of son. What was the son age 6 years ago? देखिए डियर स्टेटमेंट की समझ आ गई तो क्वेश्चन का जो सोल्यूशन है वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा. स्टेटमेंट को देखते हैं. द सम ऑफ एजेस ऑफ फादर एंड सन इज 72 ईयर्स. अब बाप और बेटे की उम्र को डिस्कस किया जा रहा है और ये ऑब्वियस बात है कि बाप और बेटे की उम्र जो है वो डिफरेंट होगी. सो हमें यहाँ पर डिफरेंट सबसे पहले तो लेट करना होगा फादर और सन की एज को. सो आए जी लेट करते हैं फादर और सन की एज को. सो लेट एज ऑफ फादर इट्स x years and age of son it's son son. I'm writing it as sun Suraj, no. So age of son is equal to y years. क्योंकि ये बात ऑब्वियस है कि फादर और सन बाप और बेटे की उम्र जो है मुख्तलिफ ही होंगी ना, इसलिए हमने वेरिएबल्स भी जो है वो दो डिफरेंट वेरिएबल्स जो है यहाँ पर लेट करनी. हाँ, आप सन की एज को एक्स लेट कर लें, फादर की एज को वाई लेट कर लें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा. अब जो फर्स्ट सेंटेंस है क्वेश्चन का वो बताता है कि सम कहते हैं मजमुए को. अगर उर्दू मीडियम स्टूडेंट देख रहे हैं तो उनकी स्टेटमेंट में लिखा होगा कि बाप और बेटे की उम्र का मजमुआ. तो सम की बात मजमुआ. सो एज पर कंडीशन, अब जो शर्त क्वेश्चन की स्टेटमेंट में बताई गई है, बाप और बेटे की उम्र का अगर हम मजमुआ सम फाइंड करते हैं यानी कि उनको ऐड करते हैं तो वो इक्वल आ जाती है 72 ईयर्स के. ये डियर स्टूडेंट्स हमारे पास एक इक्वेशन बन गई है जो हमने ये फर्स्ट सेंटेंस स्टेटमेंट का देख के बताइए. अब आगे देखें जी. 6 years अगो, 6 साल पहले की बात है जी. अब हमें जाना होगा 6 years अगो, 6 years अगो. अब 6 साल पीछे हम चले गए हैं. जब 6 साल पीछे जाएंगे तो क्या होगा, फादर की एज में से भी 6 साल कम हो गए होंगे और बेटे की एज से भी 6 साल कम होंगे. ऐसा ही है कि नहीं है? ये एज ऑफ फादर है और एज ऑफ सन, दोनों की उम्र में से 6-6 साल जो है वो कम हो गए. अब कंडीशन क्या है कि 6 years अगो फादर एज वाज 2 times. जो फादर की एज है वो 2 times थी किसकी एज के, सन के. 6 साल पहले देखें जी, फादर की एज ये है, सन की एज ये है. मैं इनकी इक्वेशन बनाने लगा हूं. ये फादर की एज है, ये सन की एज है. फादर की एज 2 times थी. अब डियर स्टूडेंट्स यानी कि फादर की एज जो है वो ज्यादा है, ये 2 टाइम है. अगर हम इक्वेशन बनाना चाहते हैं तो फिर क्या करेंगे, हम बेटे की एज को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे. अब ये पॉइंट जो है ये समझने के काबिल है. आप देखें, लेट्स सपोज मैं कहता हूं कि एक स्टूडेंट है ए, उसके पास 50 रुपीज़ हैं और एक स्टूडेंट है बी, उसके पास 100 रुपीज़ हैं. अब ज्यादा किसके पास है, बी के पास है. यानी कि बी के पास ए से कितना है, 2 टाइम्स है. अगर हम इनमें इक्वालिटी बनाना चाहते हैं तो इक्वालिटी उसी सूरत में बनेगी कि जिसके पास कम है उसको हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो फिर ही डियर फ्रेंड्स हमारे पास क्या बन सकती है, इक्वालिटी बन सकती है. इसी तरह ये बाप की एज है, ये सन की एज है. 6 साल पहले बाप की एज सन की, बेटे की एज से 2 गुना ज्यादा थी. तो अगर हम इक्वालिटी डालना चाहते हैं तो फिर बेटे की एज को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे. आई होप कि आपको समझ आ गई. तो इक्वेशन अब यहाँ पे हमारे पास बनेगी जी, x - 6 इज इक्वल टू 2y - 12. और इसको हम जो है वो सिंप्लीफाई कर लेंगे ताकि हमारे पास जो है एक और लिनियर इक्वेशन बन जाए और फिर इन इक्वेशंस को हम सोल्व कर लेंगे. सो जी y को इधर ले आते हैं. मैं यहाँ पे कर देता हूँ जी सोल्व. x - 2y इज इक्वल टू, ये -12 है, 6 इस साइड पे आएगा तो प्लस का 6 हो जाएगा. तो इक्वेशन बन जाएगी x - 2y इज इक्वल टू -6. सो इसको हम कह देते हैं जी कि ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 है. अब इन दो इक्वेशंस को डियर स्टूडेंट्स हम लेके चलेंगे. साइमल्टेनियस इक्वेशंस का केस है, लिनियर इक्वेशंस हैं, x और y की वैल्यू के लिए सोल्व करना है. सो कैसे सोल्व करेंगे, आइए जी देखते हैं. सब्ट्रैक्ट
इक्वेशन 1, या ऐसा करते हैं जी, इक्वेशन 2 को 1 में से सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो 1 मैं पहले लिखूंगा, x प्लस वाई इज इक्वल टू 72, और ये इक्वेशन नंबर 2 है, x माइनस 2y इज इक्वल टू -6। इस इक्वेशन को मुझे माइनस सब्ट्रैक्ट करना है, साइन चेंज हो जाएंगे, प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस प्लस, सो x x से कैंसिल। यही मेरा टारगेट था कि एक वेरिएबल कैंसिल होगा। अब y प्लस क्या है, ये 2y भी प्लस क्या है, तो इट विल बी 3y। 72 और 6 इसमें ऐड हो जाएंगे तो इट विल बी 78। नाउ y इज इक्वल टू 78 को 3 पे डिवाइड कर देते हैं जी, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा जी 26। सो y का आंसर आ गया 26। अब y की ये जो वैल्यू है डियर स्टूडेंट्स, ये आप पुट कर दें इस इक्वेशन में। सो पुट y is equal to 26 in इक्वेशन 1 जी। तो इक्वेशन 1 में पुट करते हैं, x प्लस वाई की वैल्यू 26 इज इक्वल टू 72। 26 अदर साइड पे जाएगा तो 72 माइनस 26, तो x की वैल्यू डियर स्टूडेंट्स फिर हमारे पास आ जाएगी। वैसे हमें x की वैल्यू यहाँ पर फाइंड नहीं करनी थी, वो मैं बताता हूँ रीजन क्या है, बट फिर भी हमने x की वैल्यू फाइंड कर ली है। तो एक्चुअली x की वैल्यू है फादर की एज, और y जो है वो सन की एज को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यहाँ पर हमारे पास जी देखें रिजल्ट आ गया। मैं इसी पेज पे ही इस रिजल्ट को जो है वो कंप्लीट करने की कोशिश करता हूँ ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग जो है यहाँ पे डेवलप हो सके। तो अगर मैं यहाँ पर ही यहाँ पे देखें, इसको अब हम लास्ट में यहाँ पे लिख दें, मैं यहाँ पे ही आपको बता देता हूँ जी, x की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई है जी, ये आ गई है 48 ईयर्स। तो ये 48 ईयर्स किसकी एज है, ये बाप की एज है, और बेटे की एज कितनी है जी 26 ईयर्स, क्योंकि y की वैल्यू क्या आई है 26 आ गई। अच्छा, फाइंड हमें ये चीज करनी थी, व्हाट वाज द सन एज 6 ईयर्स अगो। ये 6 ईयर्स अगो ये बेटे की एज हमें फाइंड आउट करनी थी। तो अब बेटे की एज कितनी है 26 है, तो 6 ईयर्स अगो कितनी होगी, y की वैल्यू है 26 माइनस 6, तो ये कितनी हो जाएगी जी 20 ईयर्स हो जाएगी। ये वाला जो स्टेप है ये आपने यहाँ पे लास्ट में करना है क्वेश्चन में। मैं नेक्स्ट स्लाइड पे भी काम कर सकता था, बट मैंने खुद ही यहाँ पे किया ताकि एक ही स्लाइड में जो एक ही पेज पे आपको जो अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाए। ये लास्ट स्टेप आप यहाँ पे लिखेंगे, एज ऑफ सन 6 ईयर्स अगो, और वो हमारे पास है y माइनस 6, y 26 पुट करेंगे तो आपके पास 26 माइनस 6 20 ईयर्स आ जाएगी। इसका मतलब है अभी ये एज अगर 26 है तो 6 साल पहले कितनी होगी, 20 साल होगी, और यही हमें रिजल्ट जो है वो फाइंड करना था। क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हुआ। लेट्स मूव towards the question number 7 of this exercise, and question number 7 says Mirha bought a toy for 1500 and sold for rupees 1520. What was her profit percentage? Very simple question dear friends। एक खिलौना जो है टॉय उसको बाय किया गया है, सो द बाइंग प्राइस, इट्स बाइंग प्राइस ऑफ टॉय दैट इज 1500 रुपीज। ले जी, सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस ऑफ टॉय इज 1520 रुपीज। अब देखें सेलिंग प्राइस ज्यादा है तो क्या होगा, प्रॉफिट हुआ, स्टेटमेंट भी मेंशन है प्रॉफिट। तो सबसे पहले हम प्रॉफिट की अमाउंट निकाल लेंगे जी। प्रॉफिट कैसे हम निकालते हैं, अगर तो सेलिंग प्राइस ज्यादा हो तो प्रॉफिट आता है जी सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस कह लें, बाइंग प्राइस कह लें। $1520 में से हम माइनस कर देंगे 1500, तो प्रॉफिट की अमाउंट आ गई विच इज 20 रुपीज। अब प्रॉफिट की परसेंटेज निकालनी है, तो परसेंटेज प्रॉफिट का फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए जी। परसेंटेज प्रॉफिट का फॉर्मूला है अमाउंट ऑफ प्रॉफिट, जितना प्रॉफिट हुआ है वो हम लिखेंगे अमाउंट ऑफ प्रॉफिट डिवाइडेड बाय बाइंग प्राइस कह लें, कॉस्ट प्राइस कह लें, एक ही बात है जी, और मल्टीप्लाई बाय 100। सो प्रॉफिट की अमाउंट 20 रुपीज प्रॉफिट हुआ है, बाइंग प्राइस 1500 थी, और 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो डियर स्टूडेंट्स हमारे पास प्रॉफिट की परसेंटेज आ जाएगी। अमाउंट में तो हमें प्रॉफिट पता है 20 रुपीज हुआ है,
बट अगर परसेंटेज की बात करें तो परसेंटेज में ये प्रॉफिट है 1.33 और साथ में हम परसेंटेज का साइन जो है वो यहाँ पे पुट कर देंगे कैलकुलेटर पे। 20 को 100 से मल्टीप्लाई करें, 2000 को 1500 पे डिवाइड करेंगे तो 1.33 आंसर आएगा और साथ परसेंटेज जो है वो मेंशन कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट हुआ। होता क्वेश्चन नंबर 8 विच इज द सेकंड लास्ट क्वेश्चन है जी इस एक्सरसाइज का। द एनुअल इनकम ऑफ द ईयर दिस वन, एग्जम्प्टेड अमाउंट इज दिस वन और टैक्स रेट उसने बता दिया है, हमें टैक्स की अमाउंट बतानी है कि कितनी है। बहुत इजी क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट्स। सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। देखें सबसे पहले तो हम लिखेंगे एनुअल इनकम ऑफ द ईयर, सो इट्स 990,000 रुपीज। ओके, एग्जम्प्टेड। अब एग्जम्प्टेड अमाउंट क्या होती है इसका कंसेप्ट मैं आपको बता देता हूं जी। एग्जम्प्टेड इनकम ऐसा है कि जो हमारी एनुअल इनकम होती है वो तमाम की तमाम टैक्सेबल इनकम नहीं होती है। उसमें से कुछ पोर्शन किसी भी वजह से गवर्नमेंट ने कुछ पोर्शन इनकम का ऐसा रखा हुआ है जो कि एग्जम्प्टेड होता है। तो फिर टोटल इनकम में से उस एग्जम्प्टेड अमाउंट को सब्ट्रैक्ट कर दिया जाता है। यहाँ पर एग्जम्प्टेड इनकम है 1,30,000। अब ये टोटल इनकम है, ये एग्जम्प्टेड है, तो जब टैक्स लगेगा वो टोटल पे नहीं लगेगा। टोटल में से एग्जम्प्टेड मीन कि ये गवर्नमेंट ने इस पे छूट दे दी है, इसको फ्री कर दिया, ये टैक्स फ्री है। तो अब टोटल में से ये अमाउंट हम निकाल देंगे तो फिर जो बाकी अमाउंट रह जाएगी उसके ऊपर टैक्स लगेगा, तो उस इनकम को कहते हैं टैक्सेबल इनकम। सो टैक्सेबल इनकम कैसे आएगी जी? टोटल इनकम, टोटल एनुअल इनकम में से हम माइनस कर देंगे एग्जम्प्टेड इनकम को जिसके ऊपर गवर्नमेंट ने छूट दी है। तो डियर स्टूडेंट्स फिर एट द रिजल्ट हमारे पास जो अमाउंट रह जाती है, जो टैक्सेबल इनकम है, वो है 8,30,000। ये अब टैक्सेबल अमाउंट है। अब रेट ऑफ अमाउंट देख लेते हैं जी, वो भी स्टेटमेंट में गिवन है। रेट ऑफ टैक्स, टैक्स का रेट क्या यहाँ पे गिवन है? 0.75% के हिसाब से टैक्स लगेगा। तो अमाउंट ऑफ टैक्स कैसे निकालते हैं जी? वेरी सिंपल, अमाउंट ऑफ टैक्स हमारे पास कैसे आएगा जी? इसका फॉर्मूला होता है टैक्सेबल इनकम मल्टीप्लाई बाय रेट ऑफ टैक्स। सो टैक्सेबल इनकम इज 8,30,000 एंड रेट ऑफ टैक्स इज 0.75%। अब यहां पर परसेंटेज का साइन जो है वो यूज होगा। वी विल राइट इट एज 0.75 और परसेंटेज को डियर स्टूडेंट्स हम 100 जो है इस तरह कर देंगे। तो आए जी अब इसको सोल्व करते हैं। कैलकुलेटर पे इसको मल्टीप्लाई करें 0.75, ये 75 नहीं है, ये 0.75 से मल्टीप्लाई करेंगे, 100 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास डियर स्टूडेंट्स रिजल्ट आ जाएगा 7,225। तो ये वो अमाउंट है टैक्सेबल, टैक्स की अमाउंट है जो हमें इस इनकम पर पे करनी है। नो द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। और डियर स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन जो है स्टेटमेंट बहुत इजी है, लेकिन इसमें एक फॉर्मूला है जो शायद आप लोगों के लिए न्यू है। अब फॉर्मूला आप लोगों के लिए न्यू है तो नो प्रॉब्लम, आपको ये फॉर्मूला याद करना होगा और अभी आपको जब आप सोल्यूशन देखेंगे तो ये फॉर्मूला आपको याद भी हो जाएगा। सो जी देखते हैं, फाइंड द कंपाउंड मार्कअप फॉर दिस अमाउंट 1 ईयर रेट ऑफ दिस। अब कंपाउंड मार्कअप हमें फाइंड आउट करना है इस अमाउंट का और ये रेट हमें गिवन है जी। कितनी चीजें गिवन है? 1 2 3। ये देखें, ये अमाउंट है, ये टाइम है और ये रेट है। तो आए जी सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो मैं लिख लेता हूं जी अमाउंट जो हमें गिवन है। सो हम लिख लेते हैं जी, इसको हम कहते होते हैं प्रिंसिपल अमाउंट। और पी से इसको डिनोट करेंगे। दिस इज 3,75,000 रुपीज साथ मेंशन करते हैं। वो अमाउंट जिसके ऊपर रेट हम लगाते हैं, इंटरेस्ट फाइंड करते हैं, वो हमेशा प्रिंसिपल अमाउंट होती है। उसके बाद जी टाइम दिया गया, यहां पर टाइम ड्यूरेशन आप लिख दें, टी से आप इसको डिनोट करेंगे और इट इज 1 ईयर जी। ओके, नाउ रेट ऑफ इंटरेस्ट,
रेट ऑफ इंटरेस्ट इज इक्वल टू, इसको आप जो डिस्टेंस आर से डिनोट करेंगे हम, और ये हमें यहां पर गिवन है जी 14% यहां पे गिवन है। अब हमें बताना है कंपाउंड मार्कअप, हमें बताना है मार्कअप। अब मार्कअप फाइंड करने का कोई फॉर्मूला नहीं है, हम फाइंड कर सकते हैं टोटल अमाउंट। आप इसको टोटल अमाउंट, जी हम इसको टोटल अमाउंट ही कहेंगे, टोटल अमाउंट। अब ये टोटल अमाउंट कौन सी है मैं अभी आपको बताता हूँ, इसको हम ए से डिनोट करते हैं। अब सबसे पहले तो हम ये फाइंड करेंगे, टोटल अमाउंट फाइंड करेंगे। टोटल अमाउंट का फॉर्मूला क्या होता है? टोटल अमाउंट का फॉर्मूला हमारे पास होता है जी ए इज इक्वल टू पी इंटू 1 प्लस आर बाय 100 और इसकी पावर हम लेते हैं टी। भाई ये अमाउंट क्या होती है आप इस बात को समझें। हमारे पास लेट प्रिंसिपल अमाउंट जो है वो 100 है और उसके ऊपर कुछ भी रेट से इंटरेस्ट लगता है। फॉर एग्जांपल किसी भी 5% रेट इंटरेस्ट रेट लगा तो इंटरेस्ट बन गया 5, और 1 साल के बाद हमारे पास टोटल अमाउंट कितनी हो जाएगी? 105 हो जाएगी। ये बात आप समझ रहे हैं? ये प्रिंसिपल अमाउंट थी, ये इंटरेस्ट की अमाउंट है, और टोटल अमाउंट 1 साल के बाद हमारे पास कितनी होगी? 105 होगी। इस तरह जब दूसरे साल जाएंगे और इजाफा हो जाएगा तो टोटल अमाउंट साथ साथ बढ़ती रहेगी। तो ये वो टोटल अमाउंट है कि जब 14% टैक्स लगाने के बाद टोटल अमाउंट हमारे पास किस तरह आएगी, वो इस फॉर्मूले की मदद से आती है। और मैं बता रहा हूँ कि हमें टोटल अमाउंट यहाँ पे फाइंड नहीं करनी थी, मैं बताता हूँ हमने टोटल अमाउंट फाइंड क्यों किया। पहले फाइंड कर लेते हैं जी प्रिंसिपल पी, प्रिंसिपल अमाउंट की जगह पे लिखते हैं जी 375,000 इंटू 1 प्लस आर क्या है जी, यहाँ पे 14 है, और ये परसेंट का ऑलरेडी जो 100 है हम यहाँ पर लगा चुके हैं, और टी का जी टी यहाँ पे क्या है जी 1 के इक्वल है। सो इट विल बी 375,000 मल्टीप्लाई, डियर स्टूडेंट्स 14 को 100 पे डिवाइड करेंगे तो इट विल बी 0.14, और होल पावर जो है अभी हम 1 ही रखेंगे। जब हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं 375,000 मल्टीप्लाई 1 प्लस 0.14, ये बन जाएगा जी 1.14 बन जाएगा, और पावर इसकी जो है वो 1 है, और पावर 1 जो है उसका क्या मतलब होता है कि वो इसी के इक्वल आ जाएगा। सो 375,000 मल्टीप्लाई बाय 1.14, कैलकुलेटर पे आप इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास जो टोटल अमाउंट है वो आ जाएगी इक्वल टू द 4,27,500 रुपीज़। अब आपने प्रिंसिपल अमाउंट इतनी दी, इस रेट से जो है वो आपको इंटरेस्ट जो है वो ऐड हुआ, और अब आपके पास टोटल अमाउंट कितनी हो चुकी है? वो इतनी हो चुकी है। तो अब यहाँ पर कोई मुश्किल तो नहीं है। ये वही बात है, अगर मैं कहूँ कि प्रिंसिपल अमाउंट मैंने 100 जमा करवाई थी और साल के बाद मेरी जो इंटरेस्ट डालने के बाद अमाउंट हो चुकी है 110, तो अब कितना जो है मेरा इंटरेस्ट ऐड हुआ है? ऑब्वियसली हम इसमें से 100 को माइनस करेंगे तो पता चल जाता है 10 रुपीज़ जो है वो इंटरेस्ट ऐड हुआ है। तो इसी तरह देख लें, प्रिंसिपल अमाउंट इतनी दी थी, जो भी रेट वगैरह लगा उसके बाद अब अमाउंट कितनी हो चुकी है? वो इतनी हो चुकी है। तो कितना इंटरेस्ट ऐड हुआ है जी? अब कंपाउंड मार्कअप जो है, मार्कअप कह लें इंटरेस्ट कह लें, एक ही बात होती है जी। मैं इसको जो है वो इंटरेस्ट कह रहा हूँ, स्टेटमेंट में आपके इसको मार्कअप कहा गया, नो प्रॉब्लम। सो कंपाउंड मार्कअप कैसे आएगा? प्रिंसिपल अमाउंट में टोटल अमाउंट जो अब हो चुकी है उसमें से प्रिंसिपल अमाउंट को माइनस कर देंगे, यानी कि 427,500 में से हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे 3,75,000 को। तो फिर डियर स्टूडेंट्स हमारे पास एट द एंड जो है वो रिजल्ट आ जाता है 52,500 रुपीज़ जो मार्कअप है या जो इंटरेस्ट है वो ऐड हुआ है ड्यूरिंग दिस 1 ईयर। सो इसके साथ एक्सरसाइज 1.3 जो है ये कंप्लीट हुई।